अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि मसल्स जो है वो नज़र कैसे आते हैं और फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये काम कैसे करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं असल में ये सेल्स से मिलकर बने हैं और जब ये फाइबर की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं तो इनके ऊपर गहरी और फिर हल्की, फिर गहरी और फिर हल्की एक पैटर्न नज़र आती है जिन्हें बैंड्स का नाम दिया जाता है और आम ज़बान में उसको लाइट और डार्क बैंड पैटर्न्स कहा जाता है। इन्हें स्ट्राइएशंस भी कहा जाता है। तो ये तमाम फाइबर्स पर जो मसल फाइबर से मिलकर ये जो पट्टे हमारे बने हैं, हमारे मसल्स बने हैं, उस पर ये ऐसे नज़र आते हैं। और ये ऑल्टरनेट करते हैं, यानी पहले डार्क बैंड अगर है तो उसके बाद लाइट बैंड आएगा, फिर डार्क बैंड आएगा तो फिर लाइट बैंड आएगा। तो ये जो है रिपीट होता रहता है सिलसिला। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर मसल्स को देखें तो हमें ये स्ट्राइएशंस नज़र आएंगे। एक्चुअली जो मसल्स हैं बेसिकली वो मसल सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये मसल सेल्स फाइबर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और इन्हें मायोफिब्रिल्स का नाम दिया जाता है। मायो का वर्ड जो है वो मसल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने आगे जाके देखना है कि ये कैसे जो है मसल्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको कैसे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बाजू जो है वो दिखाया गया आपको और इस बाजू से एक मसल को लिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस मसल के अंदर से एक छोटा सा हिस्सा जो है निकाला गया, तो पता चल रहा है कि मैनी मसल फाइबर्स बंडल्ड इनसाइड द कनेक्टिव टिश्यू शीथ मेक अप द आर्म मसल। यानी बाजू के मसल्स के अंदर अगर हम छोटे से मसल का टुकड़ा लेते हैं तो उसमें जा बजा मसल फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे एग्रीगेटेड होते हैं और मिलकर एक बंडल बना देते हैं और इस बंडल को कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके पर चढ़ी होती है। अब अगर हम इसमें से एक फ़ाइबर जो है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि इतने सारे फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स में से एक मसल फाइबर अगर हम ले लें तो आप देखेंगे कि ये है स्केलेटल मसल फाइबर और एक तरफ इसमें आपको गहरा और एक तरफ हल्का, गहरा हल्का पैटर्न नज़र आ रहा है। तो ये आगे से जो मसल फाइबर है ये मज़ीद छोटे फाइबर से मिलकर बनता है जिन्हें मायोफिब्रिल बोलते हैं, क्योंकि फाइबर जो है वो मज़ीद छोटे रेशों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम फिर वर्ड यूज़ करेंगे फिब्रिल। तो अब हमने एक मायोफिब्रिल लिया और उसको बड़ा करके हमने देखना है कि वो कैसे बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मायोफिब्रिल्स इकट्ठे हुए, उनके ऊपर एक शीट चढ़ गई है, आपको जा बजा न्यूक्लियस भी नज़र आ रहे हैं। ये बनाता है एक मसल फाइबर और बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर एक पूरा मसल बनाते हैं। तो मसल इज़ मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल्स। अब हमने एक मायोफिब्रिल को कट किया और उसको बड़ा करके देखा तो आपको एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है जिसे कह रहे हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर मायोफिब्रिल का छोटा सा वो हिस्सा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक्चुअली ये मायोफिब्रिल का एक किस्म का यूनिट है और ये जेड लाइन से शुरू होकर दूसरी तरफ जेड लाइन पर ख़त्म होता है। इसका मतलब है दो पास की जेड लाइन सक्सेसिव लाइंस के दरमियान में जो छोटा हिस्सा मायोफिब्रिल बनाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, उसे सार्कोमियर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक मायोफिब्रिल में जा बजा सार्कोमियर लंबाई के रुख काफ़ी सारे पाए जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दो नज़र आ रहे हैं और हर सार्कोमियर जेड लाइन पर जाकर ख़त्म हो जाता है और अगला सार्कोमियर जेड लाइन से ही शुरू हो जाता है। अब अगर मैं इस सार्कोमियर को मज़ीद खोल कर देखूँ, इसके फिलामेंट्स को खोल कर देखूँ, तो ये छोटे छोटे बारीक रेशानुमा जो प्रोटीन्स हैं उनसे मिलकर बना है जिन्हें हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक्टिन और मायोसिन लाइट और डार्क पैटर्न की शक्ल में जो है वो पाई जाती हैं। इसी वजह से बैंडिंग पैटर्न जो है वो मसल के ऊपर नज़र आता है और इनको हम मखसूस नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सार्कोमियर है, ऊपर आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, इसको जब मैंने खोल के देखा तो सेंटर में जो गहरा हिस्सा है उसे ए बैंड कहते हैं और ए बैंड के दोनों अतराफ में आई बैंड होता है हमेशा। आई बैंड हमेशा हल्के कलर का होता है और ए बैंड हमेशा डार्कर टोन का होता है। ए बैंड में जो प्रोटीन फाइबर होती है उसे हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट और जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो उसको स्लाइड पास्ट कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आधे अधूरे ओवरलैप होते हैं। तो ए बैंड जा बजा सार्कोमियर में फॉल करते हैं, बहुत सारे होते हैं और हर ए बैंड के दोनों किनारों पर आपको आई बैंड नज़र आता है। हर ए बैंड को अगर बड़ा करके देखें तो आपको एक बारीक सी लाइन नज़र आती है और एक छोटा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र आता है जहाँ पर जो एक्टिन और मायोसिन है उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती
तो उसको कहते हैं एच जोन। अब अगर आप इसी को एक्टिन और मायोसिन की फॉर्म में देखो, विच आर द टू प्रोटीन्स विच फॉर्म दीज मायोफिब्रिल्स दीज सार्कोमियर, तो आप देख सकते हैं कि लाल रंग में जो आपको ए बैंड का हिस्सा नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मायोसिन फिलामेंट है और मायोसिन के ठीक नीचे एक्टिन फिलामेंट है जो उसको ओवरलैप कर रहे हैं। तो जेड लाइन पर आप देख सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट अकेले हैं, यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट मौजूद नहीं है। तो मायोसिन फिलामेंट्स आर ओवरलैप विद एक्टिन फिलामेंट एंड इन द सेंटर ये जो लाइन आप देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट मौजूद नहीं है, खाली मायोसिन फिलामेंट है, इसलिए ये माइक्रोस्कोप में एच जोन की शक्ल में नज़र आता है। अब हमने देखना है कि ये क्या तरीक़ाकार है जिसकी मदद से ये जो फिलामेंट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि सार्कोमियर जो है एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। ए बैंड में एक्चुअली आप देख सकते हैं कि मायोसिन होती है और ए बैंड से हटकर आई बैंड में आप देखें तो एक्टिन फिलामेंट होती है। ये दोनों एक दूसरे को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ओवरलैप कर रहे हैं। जहाँ से ओवरलैप नहीं कर रहे वो सेंटर का जोन होता है जिसे एच जोन कहते हैं। अब इस वक्त जो मसल्स हैं वो रिलैक्स स्टेट में हैं और यहाँ पर इनका आपस में उस तरह से बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो मसल है वो रिलैक्स फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सूरत हाल बदल जाती है और दोनों जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास्ट करती हैं, जिसके नतीजे में मसल जो है वो थोड़ा सा श्रिंक फॉर्म में नज़र आता है और हम कहते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एक सार्कोमियर जब रिलैक्स होता है तो वो थोड़ा खुला बड़ा होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो पर्पल कलर की लाइन में आपको जेड लाइन जो है वो दिखाई गई है दोनों की, आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा श्रिंक फॉर्म में नज़र आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो मसल है वो मसल फाइबर से जा बजा मिलकर बना हुआ है और आगे से मसल फाइबर्स बहुत सारे मायोफिब्रिल से मिलकर बने हुए हैं। तो एक पूरी बड़ी नर्व जो है वो इसके अंदर एम्बेड हो जाती है, इनरवेट इसको करती है ताकि वो पट्ठों को मैसेज पहुंचा सके ब्रेन से कि इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है और इस वक्त तेज़ी से काम किया जाए। तो ये जो जगह है जहाँ पर नर्व जो है आकर मसल फाइबर्स के साथ एम्बेड हुई हुई है, मसल के अंदर इनरवेट हुई हुई है, इसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मोटर नर्व फाइबर है। मोटर नर्व फाइबर इसलिए क्योंकि मोटर न्यूरॉन से मिलकर बनी है, क्योंकि मसल जो है हमारा इफेक्टर्स की एक पहली किस्म है और ग्लैंड दूसरी किस्म है। तो मोटर नर्व इसको इनरवेट करती है ताकि इस तक मैसेज पहुंचा सके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मसल फाइबर का न्यूक्लियस भी मौजूद है, बड़े बड़े रंग का पर्पल कलर का आपको नज़र आया, जो कि इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जो है वो ओवरऑल मॉनिटर करेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कवर करती है मायोफिब्रिल्स की लेयर्स को, उनके बंडल्स को, वो जगह जगह छोटे छोटे फोल्ड बना देती है जब वो नर्व के साथ डीपर एम्बेड कनेक्शन बनाती है। इस हिस्से को कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर एंड प्लेट। ये आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने बहुत सारे फोल्ड बनाए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि नर्व का जो एक नॉब है, जो एक सिरा है या कह लें कि एक ब्रांच है, उसने इस फोल्ड के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं, ये एनर्जी फराहम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी आपको वेसिकल्स भी नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरॉन है जो कि इस मोटर नर्व के थ्रू यहाँ कनेक्शन बना रहा है, उसकी नॉब मसल के साथ जो है वो साइनैप्स बना रही है, दोनों के दरमियान में गैप है, तो इसको कहेंगे न्यूरो मस्कुलर क्लेफ्ट, जो कि खाली जगह है, यह आप देख सकते हैं। और आप इसको कहेंगे मोटर एंड प्लेट, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर फोल्ड्स बना रही है। और इन वेसिकल्स को आप कहेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो कि कैल्शियम की जो ट्रांसमिशन है आइंस की उनको करती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसने मसल को कवर किया हुआ है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते, इसको सार्कोलेमा कहते हैं, क्योंकि जो सार्कोमियर है दीज आर द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स विच मेक द मसल। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द मेम्ब्रेन विच कवर्स द मसल फाइबर्स द मायोफिब्रिल्स, दिस इज़ नोन एज सार्कोलेमा। लेमा का मतलब भी मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नर्व फाइबर है उसका जो नर्व एंडिंग है वो मसल के साथ कनेक्शन बना रही है साइनेप्स पे, और उसको एक्साइट कर रही है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करे, क्योंकि हर मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो तब भी मुमकिन हो सकती है जब उसको नर्व के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू मैसेजेस मिलें कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करें।
अब मैं आपको एक और जो डायग्राम है वो बताकर ये जो सारा हमारा प्रोसेस है उसको समझाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको मुख्तलिफ़ तरह की प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। ये जो मैरून रंग की कलर में प्रोटीन बनी हुई है ये मायोसिन है, जो आपने अभी ऊपर देखी, और जो ब्लूइश पर्पल कलर में आपको नज़र आ रही है वो एक्टिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन के दो चेन्स के लिपटने से आपस में मिलकर बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली इसमें अमाइनो एसिड जो है वो चेन की शक्ल में बाइंड किए हुए एक दूसरे के साथ, और इसके ऊपर एक धागे की तरह एक तीसरी प्रोटीन लिपटी होती है जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर इससे भी छोटी एक मज़ीद प्रोटीन अटैच्ड होती है जिसे ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोनिन जो है ये क्या करती है, बाइंडिंग साइट जो है एक्टिन के ऊपर उसको एक्सपोज करने में मदद देती है। क्रॉस ब्रिज जो होते हैं ये छोटे छोटे मस्कुलर प्रोजेक्शन तो नहीं, सॉरी कहना चाहिए इनको, हमें कहना चाहिए ग्लोब्यूलर प्रोजेक्शंस। ये ग्लोब्यूलर प्रोजेक्शन होते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं बाइंडिंग साइट पर। बाइंडिंग साइट पर अटैच होने के बाद ये ट्रोपोनिन का जो सिरा है वो सीधा कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कैल्शियम आयन आके बाइंड कर जाता है। जब कैल्शियम आयन बाइंड कर जाता है तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को स्लाइड पास्ट करते हैं, हमने जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल सेकेंड ईयर में पढ़ा था उसके मुताबिक। और दोनों एक्टिन और मायोसिन जब एक दूसरे को स्लाइड पास्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से मसल श्रिंक फॉर्म में थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ नज़र आता है। इसी प्रोसेस को जब हम उल्टा कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिलैक्सेशन पीरियड है, यानी क्रॉस ब्रिज जो है वो डिटैच हो जाएगा, ट्रोपोनिन अपनी जगह पर वापस चला जाएगा, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन को अपनी जगह पर वापस लाने के लिए मददगार साबित होगा, और एक्टिन और मायोसिन जो कि स्लाइड पास्ट किए थे, ओवरलैप किए थे, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और कैल्शियम की जो बाइंडिंग ट्रोपोनिन के साथ है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। आपने ये बात सुनी होगी और ये सेकेंड ईयर में पढ़ा भी था कि जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं और उसकी जो बॉडी होती है वो स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसके मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वापस रिलैक्स स्टेट में नहीं आते, क्योंकि हमने अभी देखा जैसे पिछली डायग्राम में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वेजिकल्स को रिलीज़ करने में मदद दे रहा है, कैल्शियम आयंस की यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, मैसेज पहुँचा रहा है मसल फाइबर्स तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूँ भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इस साइट पर ताकि जो मसल्स हैं उनके अंदर ये स्लाइडिंग हो सके, दोनों फिलामेंट्स की, एक्टिन और मायोसिन की, ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम आयंस बाइंड कर जाएं और जनाब क्रॉस ब्रिज जो है वो बाइंडिंग साइट पर आकर जुड़ जाए, अटैच हो जाए, और जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो सारे जो एनर्जी के ज़खायर हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, एटीपी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो पट्टे अटैच्ड रहते हैं, यानी जो मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स अटैच रहते हैं वो जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि उसको जुदा करने के लिए भी एटीपी की एनर्जी चाहिए होती है। तो एटीपी जब उसको नहीं मिलती तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से मुर्दा शख्स की जो बॉडी है वो स्टिफ रहती है, उसके पट्टे स्टिफ्ड रहते हैं और इसी हालत में रहते हैं, और इसको बायोलॉजी में राइगर मॉर्टिस का नाम दिया जाता है। तो ये जो डिटेल्स थी कंट्रोल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये यहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज़ द जंक्शन वेयर मोटर न्यूरॉन इनरवेट्स और इम्बेड्स द मसल एंड इट्स नर्व एंडिंग्स एंड इट्स नॉब लाइक जो फाइबर्स हैं वो डीप एम्बेड करते हैं मसल फाइबर्स तक, जहाँ पर मसल की जो मेम्ब्रेन होती है सार्कोलेमा वो फोल्डिंग पैदा करती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनाती है, और वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ किया जाता है। मेनली न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है, जो कि यहाँ पर एक ट्यूब्यूल सिस्टम है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम एसोसिएटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये मखसूस एक समझ लें कि फॉर्म होता है। तो सार्कोलेमा जो है उसको पोलराइज करता है, कैल्शियम आयंस को रश करता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल्स को एक्साइट करता है। और द ऑल्टर्ड पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कॉजेज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम आयंस। तो जो मसल्स के अंदर पाए जाने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम आयंस को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, और इसके साथ एक टी सिस्टम होता है जिसे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं, जो कि कैल्शियम को आगे जाके प्रोवाइड करता है इस साइड पर ताकि वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाए
और दोनों फिलामेंट को आपस में स्लाइड पास करे। तो डायग्राम के इस हिस्से में आप देख सकते हैं कि जो पर्पल रंग के बॉल्स बनी हुई हैं वो एक्टिन है, जो मैरून रंग की है वो मायोसिन है। एक्टिन के ऊपर बाइंडिंग साइट है वो, और इसके ऊपर एक बारीक सी फीतानुमा प्रोटीन लिपटी हुई है जिसे ट्रोपोमायोसिन कह रहे हैं। ट्रोपोमायोसिन स्लाइड करती है तो बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देती है, जिसके वजह से मायोसिन पर लगा हुआ जो क्रॉस ब्रिज है वो अटैच हो जाता है, और ट्रोपोनिन जो कि जिसका रुख पहले ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ हो जाता है। अब यहाँ पर जो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल सिस्टम की वजह से रिलीज़ होते हैं, वो कैल्शियम आयन में से एक जो है वो हर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि ट्रोपोनिन का रुख नीचे की तरफ हो गया, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज जो है वो भी बाइंड हो जाएगा बाइंडिंग साइट के साथ, और ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड हो जाएगी। तो दोनों जो फिलामेंट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एक तरह से समझ लें। और यही फिनोमेनन होगा जिस वक्त हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जब इसका रिवर्स फिनोमेनन हो जाएगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुदा हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज जो है वो बाइंडिंग साइट से डिटैच हो जाएगा, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, ट्रोपोनिन अपना रुख वापस ऊपर की तरफ कर लेगी, तो इनकी जो स्लाइडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा जो फिनोमेनन है इसे कहते हैं हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन।